दूर से किसी चीज़ को देखिए या तो आंखें कमज़ोर हों और किसी चीज़ को देखिए तो धुंधला दिखाई देता है। और जब धुंधलाहट कम हो जाती है, जब धुंध बाहर कम हो जाती है सुबह आजकल, या कभी कभी आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे कोई वीडियो देखिए तो कभी कभी धुंधलाहट उसकी कम हो जाती है, तो मुझे लगता है उसके पिक्सल बराबर आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई अगर पूछेगा आपसे ये कैसे मालूम कि ज़्यादा सही दिखाई दे रहा है, आप तो क्या कहेंगे? बोलेंगे आप साफ दिख रहा है। ऐसे ही ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो लोग जेन्युइनली खोज रहे हैं सच को, ट्रूथ को, एनलाइटमेंट को, खुद को, वो लोग जब इसको सुनेंगे, कि इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, बट वो लोग जब इसको सुनेंगे तो वो देखेंगे कि जो भी वो जानते थे सच के बारे में वो धुंधली चीज थी और अब वो और साफ हो रही है। अपने आप मालूम पड़ जाएगा सच है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी को प्यासे को बहुत दूर से पानी दिख रहा है, और जब थोड़ा सा नजदीक जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये अभी भी इमेज वो नहीं है, वो मरीचिका जिसको बोलते थे, किसको उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिराज नहीं है। जितना पास आते जाएंगे उतना ही और साफ होते जाएगा। प्यास नहीं बुझती है, बट ये पक्का होते जाता है कि हाँ वही पानी है। पीजे सहर ने अपने मन से ये सब नहीं लिखा है। आज तो इनफैक्ट हमारे पास उनकी बायोग्राफी आ गई छुपे छुपे फॉर्म में, और उन्होंने क्या किया है कि पहले उसको एक्सपीरियंस किया है जो भी चीज था, सच जो था, उसके बाद उन्होंने ये सारे अलग अलग किताबों में, अलग अलग स्क्रिप्चर्स में, बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स में उसका प्रूफ खोजने की कोशिश की है। आज उसको पढ़ने से पहले छोटा सा एक मैं क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ। एक बच्ची ने पूछा, आज सुबह बच्ची बैठी थी, वीडियोस पे काम कर रही थी, एंड देन शी आस्क्ड क्वेश्चन जो मुझे भी कुछ दिन पहले बार बार आ रहा है। जब भी आदमी बहुत अच्छा महसूस करता है या खराब महसूस करता है तो ये क्वेश्चन उसको आना लाजमी है। क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। जब बहुत अच्छा आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं जिसके लिए आपको लगता है कि आई डोंट डिजर्व दिस, आई एम गेटिंग मच मोर देन व्हाट आई डिजर्व, तभी क्वेश्चन आता है कि मैंने कौन सा अच्छा काम किया था कि मुझे ये प्रसाद मिल रहा है। और बहुत बार जब आपको लगता है कि जिंदगी आपके साथ बेइंसाफी कर रही है, गलत कर रही है, तब भी लगता है कि मैंने कौन सा बुरा काम किया था। उसने ऐसा पूछा था कि सर क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे ये काम में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, या मैं क्यों इसमें थक नहीं रही हूँ, मुझे क्यों अच्छा लग रहा है ये काम जो काम कर रही है आजकल बुक्स का, क्योंकि इसमें कोई उसको बहुत सैलरी भी ज़्यादा नहीं मिल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग काम भी नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग काम ही है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा, मेरे को भी क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने किसी से नहीं पूछा। इनफैक्ट आजकल मैं सवाल किसी इंसान से नहीं पूछता हूँ, मेरे अंदर ही कोई है उन्हीं के पास सवाल छोड़ देता हूँ। जैसे कागज में चिट्ठी में लिख करके ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए और इंतजार करिए कि चिट्ठी आएगी और आ जाती है कुछ दिन बाद। इसको शायद रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो मैं उसको बता रहा था कि बेटा हमारा जो लाइफ है ना, एकदम ऐसा नहीं है जैसे कि हम सोचते हैं लीनियरली, एक लाइन, एक धारा, एक सेंटेंस, एक थॉट के बाद दूसरा थॉट। लेकिन हमारी जो लाइफ है वो मल्टीपल डायमेंशंस पे चलती है। किसी भी एक चीज का एक कारण नहीं होता, किसी भी एक सिचुएशन के मल्टीपल रीजंस होते हैं, और मल्टीपल रीजंस तो हम सोच सकते हैं, उसके बियॉन्ड भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे रीजन होंगे और बहुत से बड़े रीजन होंगे जो हम नहीं सोच सकते वो सब। तो मैं अगर अपने आप से पूछूं कि मैंने कौन सा अच्छा काम किया था, पहली बात तो वो जो मैं जरूर पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, क्योंकि किसी भी चीज को पहली बार पढ़िए, अगर ज़ेन योगा पहली बार पढ़िए या कृष्णमूर्ति को फर्स्ट टाइम पढ़िए तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मैंने बहुत से लोगों को किताब भेजी है ज़ेन योगा, मेल भी की है, हार्ड कॉपी भी दी है, लेकिन लोग 2-4-10 लाइन पढ़ करके सोचते पता नहीं क्या लिखा है, तो वो क्यों शायद पहली बार पढ़ रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं तो फ्रेंच में तो बहुत बार फेल हो चुका हूँ, क्योंकि हर चैप्टर लगता है जैसे पहली बार पढ़ रहा हूँ। लेकिन हमारे पास्ट लाइफ का ये रिजल्ट है। पास्ट लाइफ मतलब कोई इसको पुण्य की तरह नहीं देखेंगे, हमने टाइम स्पेंड किया है, तो वो हमने कुछ काम ऐसा किया होगा जिसकी वजह से हमारे अंदर में इस तरह की किताबें पढ़ने में, उसमें इंटरेस्ट आने में
इससे मैंने उससे ये भी कहा कि देखो तुम भी 1-8 महीने से 2 महीने से बल्कि 2-3 महीने से इस बुक को वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बना रही है, बीच बीच में पढ़ भी रही है। मैंने कहा जितना टाइम उसमें स्पेंड कर रही हो तुम, उतना ही तुम उसका फ्यूचर भी प्लान कर रही हो। तुम्हें इसी तरह की किताबें, इसी तरह के काम आसान लगेंगे। तो ऐसे तुमने कहीं ना कहीं स्पेंड किया है अपने टाइम को। जो डिसलाइकिंग थी वो भी तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तरह का एक बुरा एक्सपीरियंस झेला होगा किसी चीज के साथ जो तुम्हें एक गलत एक्सपीरियंस की तरह आ रहा है। एक और चीज मैंने उससे कहा, और लाइफ बड़ी ही ऐसी एनिग्मेटिक है कि आप उसके लिए कोई ब्लैक और व्हाइट में फर्क नहीं है लाइफ में। जो ट्रूथ है, जो भी हमको कंट्रोल कर रहा है, जो मालिक है, मालिक जब हम बोलते हैं तो लगता है कोई आदमी है, आदमी नहीं है। जो रूल्स हैं दुनिया के, उनके लिए ब्लैक और व्हाइट में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। उनमें ऐसे ही है जैसे हमारे लिए काला रंग और सफेद रंग। तो अगर किसी टॉर्चर के जरिए आप गुजर रहे हैं, आपको लगता होगा कि यार जिंदगी बहुत बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लाइफ आपको उस टॉर्चर के जरिए किसी और काम के लिए तैयार कर रही है। वैसे वर्षा, जब कभी अच्छे मोमेंट्स में आप गुजर रहे हैं तो लाइफ किसी और काम के लिए, क्यों किसी और काम के लिए तैयार कर रही है? क्योंकि वो मूवमेंट है लाइफ का। ये उस सवाल का जवाब है कि हमारे साथ बहुत अच्छे काम होते हैं तो उसका क्या वजह है। इस पूरी चीज को समझने के बाद अब क्वेश्चन ये उठता है कि इज इट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। मान लीजिए मैं जिनेवा की किताब पढ़ रहा हूं, या जैसे उनको डॉक्टर ब्रायन वीस जिन्होंने किताब लिखी है ना, मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, उनको किसी ने बताया, किसी जापानीज साधु ने, कि तुम अपने शिष्यों के, वो सब लोगों को ड्रीम में जाते हेल्प करते हैं कि अपने पास्ट लाइफ में जाएं, ड्रीम्स में पास्ट लाइफ को देखें। तो एक ज़ेन साधु आया उनके पास, बोला कि क्या तुम इनके ड्रीम्स में घुस पाते हो? तो उसने कहा नहीं। बोलते मेरे गुरु घुस पाते थे, वो बहुत एडवांस्ड आदमी थे। तो फिर उसने ये भी बताया उनको कि आप पास्ट लाइफ में, बहुत से लाइफ में स्पिरिचुअल गुरु थे। हमारे नाना जी को किसी ने आके बताया था कि आप पिछले जन्म में राजा थे। क्या फर्क पड़ता है पिछले जन्म में क्या थे, क्या फर्क पड़ जाता है? कुछ भी हो तो इट इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बिकॉज जैसे ही हमारा माइंड ऐसा होता है ना, हर चीज को, जो भी चीज दिखती है उसके साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। बैठे हैं, कुछ नहीं है खाने पीने को, लेकिन यही ख्याल कि पिछले जन्म में साधु थे, वही अपना घमंडी बना देता है हम लोगों को, या राजा थे। व्हेन वी नो दैट दिस, जब ये क्लैरिटी आ जाती है कि मेरा पास्ट ये था, तो क्या उसी लाइन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं? ये क्वेश्चन उठता है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफ माइन, ये कैसे डिसाइड करें हम? इस तरह से कि मुझे क्या पसंद है, या इस तरह से क्या सही है? कृष्णमूर्ति का एक बड़ा बहुत स्पेशल सेंटेंस है जो मुझे इसके बार बार अलग अलग मतलब समझ में आते हैं। व्हेन यू डू द राइट थिंग्स हैपन टू यू। जब भी आप सही काम करते हैं तो सही चीजें आपके साथ होती हैं। लेकिन ये केवल इतना आसान नहीं है कि आपने किसी के साथ भला किया तो आपके साथ भी भला होगा, ये इतना सिंपल नहीं है। होता ये है कि मान लीजिए मैंने आपको 10 रुपए दिया, तो लॉजिकली ये लगेगा कि 10 रुपए के बदले में मुझे 10 रुपए मिलेगा, भले का मतलब भला। लेकिन उस 10 रुपए को देने के पीछे मेरी मंशा क्या थी? आपका भला करना, या अपना स्वार्थ देखना कि फ्यूचर में मुझे भला होगा, या मैं किसी और वजह से कर रहा था, या कोई वजह ही नहीं था। अब लाइफ जब मुझे देती है तो उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से हमको वापस करती है। वो हर चीज कैलकुलेशन होता है उसमें। व्हेन यू डू द राइट थिंग्स हैपन टू यू। आज मैं छोटे से शहर में रहता हूं, ठीक है, मेरे बहुत से दोस्त, बहुत से रिलेटिव्स बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। मुझे छोटे शहर में रहना अपने आप में बहुत सहूलियत लगती है यहाँ पे। प्लस मुझे पसंद भी आता है, प्लस मेरी किस्मत भी अच्छी है कि यहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे, बहुत से लोग छोटे शहर में रहते हैं उनको वो सब चीज नहीं मिल रहा है। प्लस मुझे खाली टाइम भी मिल रहा है, प्लस एक फैमिली ऐसी है जो बहुत कोऑपरेट करती है। आज मैंने एक भाई साहब का पढ़ा, उनकी फैमिली बेचारे वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो उनकी लाइफ पार्टनर ऐसी डांट लगाती है उनकी बेचारे की, बहुत परेशान रहते हैं। हालांकि उन्होंने अपने आप को बहुत संभाल के रखा है। तो मैं देखता हूँ मेरी लाइफ में मेरी फैमिली
किस्मत वाली बात है, नहीं तो मान लो मैम बोलती कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बड़े शहर में रहना, मैं क्या करता? देयर आर सो मेनी मल्टीपल लेयर्ड थिंग्स आर बिकमिंग राइट, और ये राइट जो ढेर सारी राइट चीजें हमारे साथ होती हैं, और वो जो राइट होती हैं वो खाली एक वो चीज नहीं होता जो आपके मन में आया कि मुझे ये चाहिए, मेरे मन में आया कि मुझे फला फला कार चाहिए, ये तो एक थॉट आया, एक सेंटेंस आया, एक किसी चीज को देखा मेरे मन में, उसके लिए खट से एक वैक्यूम, एक थर्स्ट पैदा हुई, तो वो चीज हमारी इच्छा पूरी हो जाए, दैट इज नॉट द राइट थिंग. दैट मे लुक टू राइट टू यू राइट नाउ, बट परहैप्स इट इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग इन लॉन्ग रन. तो हम कैसे डिसाइड करें कि मेरे लिए राइट क्या है? आप जाते हैं मार्केट में, एक छोटी कार है, एक बड़ी कार है. बड़ी कार खरीदेंगे तो इज्जत मिलेगी, छोटी कार खरीदेंगे तो बेइज्जती मिलेगी. हमारे पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन खरीदें क्या? राइट क्या है? और हमको इज्जत चाहिए, क्या पता इज्जत हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बड़ी खतरनाक चीज होती हो. तो कैसे मालूम पड़ेगा राइट चीज क्या है? जब तक ट्रूथ नहीं मालूम पड़ता. ट्रूथ मतलब जो चीज कभी खत्म ही नहीं होगी, हमारा एसेंस हमको नहीं मालूम पड़ता, तब तक आप राइट चीज जान ही नहीं सकते. तो सारा एफर्ट, उसी बच्ची को बोल रहा था कि बेटा हम अंग्रेजी पढ़ पा रहे हैं, हमारे पास इस समय सेहत है, हमारे पास मन है, शरीर है, सब कुछ है, तो उसको कहाँ लगाएं? इस शरीर को पूरा करने के लिए या इसको कंफर्टेबल करने के लिए और चीजें इकट्ठी करें, या वो चीज जो सबसे फाइनल चीज है और वो है डेथ. तो डेथ के पहले उस चीज को समझें. उस चीज को जब समझने के लिए आप एफर्ट लगाते हैं, दैट इज द मोस्ट राइट थिंग. ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, कल पता शायद मैंने जल्दी खत्म कर दिया था ये पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, कि मजबूरी है, जो ट्रूथ इतना बड़ा है उसके बारे में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हम लोग. उसको बोलना पड़ता है डेथलेस. क्यों डेथलेस बोलते हैं हम लोग? सेल्फ के बारे में डेथलेस क्यों बोलते हैं? क्यों उसको हम बोलते हैं चेंजलेस, कि कोई बदलाव नहीं आता? बिकॉज हमको तो चेंज ही दिखाई देता रहता है, हमको तो उसके बारे में कुछ भी नहीं समझ में आता. हम तो फिजिकल बॉडी हैं, और वो जो चीज है हमारी कल्पना के परे है. तो हमारी कल्पना में चेंज है तो हम बोलते थे भाई जो चीज बदलती नहीं है वो है, जो बुद्ध लोग जो हमको बोलते हैं. तो ऐसा नहीं है. पता है, जो हम लोग कल यही लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि परम पिता परमेश्वर, ईश्वर का दुकान, ईश्वर का किंगडम, ये सब चीजें जब हम सुनते हैं ना, सोचते हैं, तो हमारे मन में इमेज बनती है, और वो इमेज से हमारी समझ आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, हमारी प्रोग्रेस को रुकावट होती है. जैसे अगर आपको कोई बोले कि आप ये फला फला किताब पढ़ लो या फला फला कॉलेज में जब पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत आराम रहेगा, ढेर सारी अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी, अच्छा मकान मिल जाएगा, तो आप तभी उसको करना चाहेंगे अगर आप गरीब हो. अगर आप वेल ऑफ फैमिली से हो तो आप क्यों पढ़ना लिखना चाहेंगे? आपको पता है यार पढ़ के क्या होगा, 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी, और बिना पढ़े घर में वैसे 1 लाख रुपए की इनकम है, हमारे पिताजी की 10 लाख की इनकम है. तो यू विल नॉट गेट मोटिवेटेड व्हेन यू स्टार्ट. जब आप ट्रूथ को एक डेफिनेशन में बांध देंगे और आपको लगेगा कि हम जानते हैं उसके बारे में, तो प्रोग्रेस करने का मन नहीं करता, बॉडी में आलस आता है. बिकॉज अल्टीमेटली है तो हम बॉडी, बहुत छोटा सा हिस्सा हमारा है इंटेलेक्ट, आई सेंटर, जो पतला सा एक झिल्ली टाइप का है, और उसके नीचे जिनोगा में कहते हैं, और वो सच बात भी है, हमारे अंदर में ढेर सारे बॉम्ब हैं, पटाखे बड़े बड़े, जो और ऊपर का जो एक लेयर है कागज का, वो हमारी इंटेलिजेंस है. बॉम्ब किस चीज का? इमोशंस का. हम वही करते हैं जो हमको अच्छा लगता है, या हम वो चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो हमको खराब लगता है. तो ये खराब या अच्छा डिसाइड करते हैं इमोशन से. और ये हमारा माइंड अभी सब चीज के लिए इमोशन है हमारे पास, लेकिन उस ट्रूथ के लिए इमोशन है ही नहीं. फोन खरीदने के लिए, अच्छा फोन खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए या बाइक के लिए हम क्यों इतने. आज सुबह मैं एक भैया से बात कर रहा था, वो फॉरेन में कहीं, वहां पर बहुत बर्फ गिरती है. तो मैंने को बोला यार बड़ा डिप्रेसिंग हुआ, आपके यहाँ तो बर्फ गिरती है? बोलते हाँ मैं तो. मैंने कहा यार मुझे भी बहुत ठंड लगती है, मैं तो बाइक पर जाता हूँ तो ग्लव्स पहनता हूँ. बोलते बाइक? अरे डॉक्टर साहब बाइक का नाम मत लीजिए, मेरा तो ही इज अ बाइकर बेसिकली, ही लव्स बाइकिंग. हाय राम, मैं तो यहाँ बाइक नहीं चला पाता हूँ.
तो बाइक के प्रति लाइकिंग कहां से आई? कभी पहली बार फोटो देखा होगा, चलाया होगा, पहली बार, उसके बाद खरीदा होगा, चलाया होगा। इस तरह के मौके हमको ट्रूथ के लिए नहीं मिलते। कोई नहीं शक्ल दिखाता पहली बार ट्रूथ की, और जो दिखाते हैं वो भी झूठी शक्लें हैं। हम जान जाते हैं, बहुत जल्दी शक्ल दिखाई दे जाती है। गणेश जी को आपने कभी देखा नहीं होगा, खाली फोटो में देखा है, टीवी में दिखाते हैं, वो सब आप जानते हैं झूठ है। ये सच्ची शक्ल बनाने की कोशिश की है शब्दों से, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है सहज जी ने, उसके बाद एक सच्ची फोटो बनाने की कोशिश की है। कोशिश ही कर सकता है आदमी, क्योंकि जो चीज चेंजलेस है उसको आप कैसे बताओगे। आज का जो पहला पैराग्राफ है उसका नाम है बाउंड्री ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन जानते हैं आप सब? आप कॉग्निशन जानते हैं? कॉग्निशन आंख नाक कान जो भी करती है, देखती है, उसको कॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव साइंस होता है आजकल कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप चीज को कैसे, आंखें आपकी कैसे चीजों को रिसीव करती हैं, कान कैसे सुनते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉग्निशन। ठीक है, ये बड़ा मुश्किल, अभी आज बहुत नई चीज खुलासा होगी। हमने पहले पढ़ रहे थे उस चीज के बारे में, बहुत कंफ्यूज थे, सेंसेशंस के बारे में, परसेप्शन के बारे में, उसका आज राज खुलेगा, पर्दा खुलेगा। बाउंड्री ऑफ कॉग्निशन। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्यूरेटली द बाउंड्रीज ऑफ कॉग्निशन। ये चीज एकदम इम्पॉसिबल है, हमारी जो कॉग्निशन है, आंख नाक कान की बाउंड्रीज को डिटरमाइन कर पाना, क्यों, उनकी सीमा कहां तक है, फ्रॉम इट्स ओन स्ट्रक्चर, खाली आंख को देख करके। As it is impossible to determine the strength of the eye from mere physiological examination of the eyes themselves. आप आंखों का टेस्ट कर लीजिए, आंखों का मेजरमेंट ले लीजिए दो लोगों का, क्या उस मेजरमेंट से सीटी स्कैन में, एमआरआई में आप बता सकते हैं कौन कितना दूर तक देख सकता है? नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा कितना दूर तक देख सकता है? वही चेक करके। या कान, दो लोगों के कान का स्ट्रक्चर का टेस्ट करके, नाप करके, कान को मेजरमेंट करके आप नहीं बता सकते कितनी दूर तक कोई आदमी सुन सकता है। ऐसे ही फिजिकल ऑर्गन्स को का स्ट्रक्चर को एग्जामिन करके आप ये नहीं बता सकते कि उनकी बाउंड्रीज कितनी है। इट इज ओनली बाय मीन्स ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट दैट द बाउंड्रीज ऑफ कॉग्निशन मे बी डिटरमाइंड विद एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। तो कैसे मालूम पड़ेगा? अब जब अपने आंख नाक कान को प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे भाई, उसके बाद तो आप कुछ बोल सकते हैं, हाँ यार इसका जो विजन है 6x6 है, इसका विजन 6x2 है, और 2x6 जो भी है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दो लोगों का कॉग्निशन किसी से मालूम पड़ता है? टेस्ट करके, खाली आंख मेजर करके तो बता नहीं सकते आप। क्या प्रॉब्लम आती है? बट दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ आवर कॉग्निशन बिसेट, मतलब लाती है विथ एन इमेंस डिफिकल्टी। स्पिरिचुअलिस्ट लोगों के लिए है ये। क्या? व्हेन इट इज द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफाइंग द डेफिनेट ऑब्जेक्ट, देन एटलीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक मार्क ऑफ इट मस्ट बी नोन, otherwise there is a risk of a wrong object being taken as one sought for. अब क्या, आंख टेस्ट करने के लिए तो सामने लगा देते हैं ABCD, बोलते हैं भाई देखो, ठीक है, उसी चीज से आपकी भी आंख चेक करते हैं, इनकी भी चेक करते हैं, तो मालूम पड़ जाता है भाई कि जो है नॉर्मल है 6x6, 6 फीट पे इतना दिखाई देना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो उसमें एक सामने चीज फिक्स्ड होती है। तो अब ये कह रहे हैं when it is the question of identifying the definite object, then at least one characteristic mark of it must be known. जब कोई डेफिनेट ऑब्जेक्ट को आप जानना चाहते हैं अपने आंखों से, नाक से, तो कोई एक फिक्स्ड चीज तो मालूम होनी चाहिए, क्वालिटी तो मालूम होनी चाहिए उस चीज की, कम से कम एक क्वालिटी। अ मैन लुकिंग फॉर गोल्ड मस्ट नो एटलीस्ट वन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोल्ड। अगर कोई आदमी सोना को पहचानने जा रहा है अपनी आंखों से, तो उसको सोने का एक खास कैरेक्टरिस्टिक तो मालूम होना चाहिए, उसको ये तो मालूम होना चाहिए पीला रहेगा और हमेशा पीला ही रहेगा। इट इज द सेम विद द सेल्फ। अब सेल्फ के बारे में हम अपनी आंख से, नाक से, कान से सेल्फ को या ईश्वर को या अपने अंदर गॉड को पहचानना चाहते हैं, तो गॉड का कोई एक कैरेक्टरिस्टिक तो हमको पक्का हो, वो है ही नहीं। एट लीस्ट वन इनफैलिबल कैरेक्टरिस्टिक, कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो बदलता नहीं है, मस्ट बी नोन इफ आई एम टू बी एबल टू सक्सेसफुली एग्जामिन द ऑब्जेक्ट ऑफ माई कॉग्निशन एज टू देयर आइडेंटिटी विद द सेल्फ। कि अगर हम ये जानना चाहते हैं भाई ये जो आंख है क्या हमारे सेल्फ के साथ इसका कोई जुड़ाव है, क्या देख सकती है, तो अब सेल्फ है कि नहीं हमारी आंख, या हमारी आंख गॉड को देख सकती है, या गॉड हम हैं अपनी आंखों से मालूम कर सकते हैं, इसके लिए गॉड को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो गॉड का कोई एक ऐसा इनफैलिबल कैरेक्टरिस्टिक, कोई ऐसी चीज जो बदलती ना हो, वो तो होना ही चाहिए।
इफ आई एम टू गार्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ टेकिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ विच इज इन रियलिटी इज नॉट माई सेल्फ। नहीं तो क्या होगा, हम सोचेंगे चलो भगवान ऐसी चीज है जो ब्राइट होती है, चमकीली होती है, हमने देखा है फिल्मों में, अब वो काली हो गई, भगवान ने रूप बदल दिया, तो क्या होगा? आपने सोचा था कुछ और, निकल कुछ और आया। अब ईश्वर गॉड का या तो सेल्फ का कोई क्लियर कैरेक्टरिस्टिक तो है नहीं। अच्छा, आप नहीं समझ पाए ना मैं क्या बता रहा हूं, आप नहीं समझ पाए। देखिए सब लोग कहते हैं हमारे अंदर में गॉड है, हमारे अंदर में आत्मा है। अब आत्मा को जानने के लिए हम अपनी आंख नाक कान यूज करना चाहते हैं, इसी बॉडी को यूज करना चाहते हैं। अब उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए अगला वाला पैराग्राफ जो है वो है IFE। IFE को समझने के लिए ये पैराग्राफ में आपको कंफ्यूज होना या क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ को आप या तो अच्छे से कंफ्यूज हो लीजिए। कंफ्यूज होने का मतलब कि आपके अंदर में एक सवाल पैदा हो जाए, और सवाल पैदा होगा तो उसका क्लैरिटी भी आएगी। हमारी आंख की एक बाउंड्री है, आंख बहुत दूर तक नहीं देख सकती, ये तो पता है सबको। कहां तक देख सकते हैं आपकी आंखें? कितना किलोमीटर देख सकती है? आपके बगल में एक अगर चील रख दिया जाए या बाज रख दिया जाए तो कितना दूर देखता है, आप देख सकते हैं? नहीं। और जितना एक कुत्ता जितना दूर देख सकता है वो, आपको मालूम है कुत्ते को काला सफेद दिखाई देता है? हाँ, उसको खाली। अच्छा, अब हम अपने सेल्फ को जानना चाहते हैं इस आंख से, तो क्या देख सकते हैं उसको हम इन आंखों से? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमारी आंख जो है वो इनकेपेबल है उसको देखने के लिए। ठीक है, तो हम देखें कैसे उसको? हमारे पास तो ये आंख ही है फिलहाल। और अगर जो भी कोई डॉक्टर साहब समझाते हैं आपको कि जब आप आंख बंद करेंगे और आपको थॉट्स दिखाई देंगे और थॉट्स के बीच में एक गैप दिखाई देगा, तो वो आपका सेल्फ है। तो ये तो एक तरह का बेवकूफ बनाना हो गया, क्योंकि हम अपनी आंखों से कुछ देख रहे हैं, वो गैप ही देख रहे हैं। अब गैप को पहले हम बोलते थे गणेश जी भगवान है, अब बोलते हैं गैप भगवान है। लेकिन जो दिख रहा है जब वो भगवान हो ही नहीं सकता, तो हम कैसे उसको गैप को बोल देंगे थॉट को कि गॉड है? तो प्रॉब्लम है कि नहीं कि हमारी आंखें, हमारे कान इस गॉड को नहीं देख सकते। तो हम कैसे इन आंखों का इस्तेमाल करके मेडिटेट करें, कैसे हम अपने आप को जानें, ये क्वेश्चन है। इसलिए इसका नाम रखा है बाउंड्रीज ऑफ कॉग्निशन, कि हमारे कॉग्निशन की अपनी एक सीमा है, लिमिट है। अब अगला जो पैराग्राफ है बहुत छोटा सा है और इसके बगल में मैंने लिखा है वाव, ठीक है, और इसका नाम रखा है IFE। इसका फुल फॉर्म अभी आएगा। Fortunately, the relationship between the self and the faculty of cognition is such that in every case this indispensable criterion may be obtained, कि हमारा जो सेल्फ है, आंख है, और जो हमारा सेल्फ है, इसके बीच में एक रिलेशनशिप, तो एक इंडिस्पेंसिबल रिलेशनशिप हमेशा रहता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कभी टूटता नहीं। और वो क्या है? दिस क्राइटेरियन एज मच एज द रियलिटी ऑफ आवर सेल्फ इज एन, और ये जो क्राइटेरियन है हमारा आंख का और हमारे सेल्फ का, ये हमेशा कायम रहता है। और जितना ये सच है, जितना ये रियल है हमारे सेल्फ के बारे में, इज, और उतना ही ये क्या है? IFE, इमीडिएट फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। क्या है? इमीडिएट फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। Precisely because it is such, it requires no proof. Indeed, it is incapable of proof. अब एक थॉट आया मेरे अंदर में, ठीक है, उस थॉट को हम आंखों से नहीं देख रहे, हम तो मन के आंखों से देख रहे हैं। मन में भी चीज थॉट, ठीक है। मैं एक फोटो देख रहा हूं मेरी आंख के सामने, इट्स एक्सपीरियंस है कि नहीं? अब मैं अपने सेल्फ को इन आंखों से या अपने थॉट्स के पीछे देख रहा हूं। अब जब ये आंखें उसको नहीं देख सकती, तो मैं अपने सेल्फ को कैसे देखूं? इसलिए आप देख सकते हैं बिकॉज आपका सेल्फ क्या है? एक इमीडिएट फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। मतलब आपका थॉट आता है, वो तो बाद में आता है, वो आपके अंदर ही आता है।
अभी आप समझिए तमाम। प्रिसाइजली बिकॉज, अच्छा, इसके लिए फिर बुद्धा ने क्या किया? इन दिस मैनर बुद्धा फर्स्ट फिक्स्ड द स्पेशल ऑब्जेक्ट विच ही विश्ड टू ग्रास्प। अब बुद्धा ने कहा ठीक है, मैं आत्मा को या सेल्फ को पकड़ समझना चाहता हूं, तो उन्होंने इसको पहले फिक्स कर लिया कि कोई चीज है जिसको मैं समझना चाहता हूं, वो चीज बहुत मुश्किल है समझना, उन्होंने पहले फिक्स किया एक साइंटिस्ट की तरह। विच ही विश टू ग्रास्प, टू कॉम्प्रिहेंड, टू एम्ब्रेस विथ हिज कॉग्निशन, वो अपनी आंखों से उस सच को जानना चाहते थे। ठीक है, ये तो सेंटेंस तो क्लियर है ना कि बुद्धा ने आत्मा को जानना था, तो उन्होंने पहले मन में फिक्स कर लिया कि कुछ है चीज जिसको हम आंखों से जानना चाहते हैं। टू ग्रास्प दिस ऑब्जेक्ट विथ द कॉग्निशन ही डायरेक्टेड हिज पावर ऑफ नोइंग टुवर्ड्स एवरीथिंग कॉग्नाइजेबल विद इन हिज पर्सनैलिटी एंड अराउंड हिम। उसके बाद अपनी आंखों से, अपने आंख नाक कान से, अपने थॉट से उन्होंने हर चीज को देखना शुरू किया जो भी कॉग्नाइजेबल है, जो भी चीज दिखती है, पेड़ों को, पहाड़ों को, थॉट्स को, फीलिंग्स को देखना शुरू किया, क्योंकि ये सब कॉग्नाइजेबल है। ठीक है, अच्छा, दिस सर्चिंग प्रोसेस, और जब उन्होंने देखना शुरू किया, जिसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं ऑब्जर्व करो, देखो, दिस सर्चिंग प्रोसेस प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग रिजल्ट। जब उन्होंने देखा तो एक रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया। कॉग्नाइजिंग इज नो सिंपल प्रोसेस, कि देखना कोई बहुत आसान चीज नहीं है, अपने आप में बड़ी गूढ़ चीज है। अंडर क्लोज इंस्पेक्शन इट रिजॉल्व्स इनटू सेवरल एलिमेंट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके कॉग्नाइजिंग में, जब समय आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये सब चीजें होती है, उसमें अलग अलग पार्ट्स डिवाइड किए। रिजॉल्व मतलब 3-4 उसके पार्ट्स होते हैं हमारे कॉग्नाइजिंग के। क्या क्या? सेंसेशन होता है, परसेप्शन होता है और थॉट होता है। उस दिन मैं कह रहा था ना, सेंसेशन परसेप्शन सब मिले जुले ही होते हैं, है ना, सेंसेशन परसेप्शन थॉट। आज देखिए क्या होता है। जब बुद्धा ने इसको स्टडी किया तो उन्होंने बताया, इन दिस प्रोसेस द इनर रिलेशनशिप बिटवीन दीज एलिमेंट्स, जो सेंसेशन, परसेप्शन और थॉट, इनका क्या रिश्ता है आपस में, ये है इनका रिलेशनशिप आपस में, इज सच दैट सेंसेशन ओरिजिनेट्स फर्स्ट। सबसे पहले सेंसेशन शुरू होती है। कहीं किसी ने घंटा बजाया, टन, उसकी सेंसेशन शुरू हुई वहां से। बता रहा हूं मैं, एक घंटी बजी, वहां से टन करके आवाज आई, वो आवाज सेंसेशन है। या कहीं दूर आपने सुबह सूरज निकला देखा, तो सूरज का निकलना वो एक सेंसेशन है। उसके बाद क्या होता है, इज फॉलोड बाय परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट सेंस। उसके बाद वो किरण हमारी आंखों पर टच करती है, वो परसेप्शन है। या इसकी जो टन से घंटी की आवाज उठी, तो वहां तो आवाज हुई, लेकिन उसके बाद वो आवाज ट्रेवल करके मेरे कान के पर्दे पर टच करती है। राइट, मेरा कान का पर्दा अगर ठीक नहीं है तो परसेप्शन नहीं होगा। मेरा भाई, जो छोटा वाला भाई है, उसके कान में हेयर सेल्स होते हैं, वो खराब है, इसलिए आवाज होती है आसपास, लेकिन उसके कानों में उसको परसेप्शन नहीं होता। सेंसेशन होता है, फिजिकल बॉडी पे होता है। जब कहीं बॉम्ब फटता है तो ही कैन से कुछ बड़ी सी आवाज हुई, क्योंकि फिजिकल लेवल, फिजिकल बॉडी में बाहर बॉम्ब फटता है तो उसकी आवाज नहीं पहुंचती, लेकिन उसका वाइब्रेशन उसकी बॉडी को टच करता है। आंखों से देख सकता है, क्योंकि बाहर जो भी विजुअल सेंसेशंस हैं वो आंखों के पर्दे पर टच करते हैं उसको। तो सबसे पहले जो भी ये समझ लीजिए, सेंसेशन मतलब बाहर की घटनाएं, और उसके बाद जब आपके सेंसेस को टच करती है तो वो होता है परसेप्शन। तो सबसे पहली घटना होती है सेंसेशन, फॉलोड बाय परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेंस, वो ऑब्जेक्ट का आपके सेंस के साथ टच करना। एंड देन फॉलोज द सब्जेक्ट, देन द सब्जेक्ट थिंक्स अबाउट द ऑब्जेक्ट। उसके बाद टन, घंटी बजी, ये जो घंटी बजी, इट वॉज माई थॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट। यही हम लोग नहीं क्लियर थे उस समय, बोलता परसेप्शन सेशन। सबसे पहले सेंसेशंस कहीं से चालू होती है, कहीं से मान लो सीं करके आवाज आ रही है, आप पहली बार सुन रहे हैं, कभी आपने सुना ही नहीं, तो आपको थॉट नहीं आएगा, सोच ही नहीं पाएंगे आप क्या है, आप खाली थॉट नहीं ला पाएंगे कि ये है। मल्टीपल थॉट आएंगे, उसके सिमिलर आवाजों से आप उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, या एकदम ही अजीब है तो आप हतप्रभ रहेंगे, बोलेंगे ये क्या है यार, क्या है यार, क्या है यार, क्या है यार, ऐसा रहेगा थॉट। तो जब बुद्ध ने किया क्या, वो अपने सेल्फ को जानना चाहते थे। वो जानते थे कि सेल्फ को जानना इन आंख से, कान से इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर उसको तो कर दिया कि इम्पॉसिबल है। अब वो ये देख रहे थे कि अच्छा पॉसिबल क्या क्या चीजें हैं।
उन्होंने अपनी आंखों का, अपने कान का, अपने थॉट्स का लिमिट चेक करने की कोशिश की। देखता हूं मैं क्या क्या चीजें मेरी आंखें देख सकती हैं। ठीक है, नहीं देख सकते गॉड वॉड को, तो वो आलसी नहीं थे वो। हम लोगों को होता है यार एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो नहीं पास कर सकते, छोड़ो नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत जन्मों तक काम किया था, इसलिए मत सोचिएगा कि वो बड़े 30 मार्क खां थे और हम अभी 2 मार्क खां हैं, 2-4 जन्म लग जाएंगे लेकिन हम भी 30 मार्क खां हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने ध्यान से चीजों को सुनना शुरू किया। एफर्ट नहीं डाला होगा, एफर्ट तो आ गया होगा। जब आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो एफर्ट आ जाता है। ध्यान से सुना तब मालूम पड़ा अच्छा आवाज शुरू वहां से होती है, फिर मेरे कान में पड़ती है और फिर कान में उसके विचार बनते हैं। ठीक है, अच्छा अगला पैराग्राफ यहीं से आएगा। रियली रीडिंग, सचमुच में पढ़ना। व्हाट इज गॉड, और अब गॉड क्या है? एटलीस्ट इन सो फार एज दिस गॉड इज इंटरनली एक्सपीरियंस, जैसे कि जो भी गॉड हमको अपने अंदर में एक्सपीरियंस होता है, ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। 2-3 नए लोग आए हैं जिनको मैंने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं है। एक किताब आई है, उसका दो किताबों का जिक्र है इसमें, जो शायद 500-1000 साल पहले की किताबें हैं। मैं शायद उनको कभी पढ़ूं, पता नहीं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, मिलेगा कोई नहीं। गॉड क्या है? अच्छा, ये वो लोग नहीं है जो गॉड के बारे में पंडित नहीं है, मूर्तियां पूजा नहीं करते ये लोग सचमुच में अपने अंदर घुसना चाहते हैं। फुल टाइम बिजनेस इनका ये कहते हैं व्हाट इज गॉड, एटलीस्ट इन सो फार एज दिस गॉड इज इंटरनली एक्सपीरियंस, मतलब ये वो गॉड की बात करें जिसको लोग अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, इज नथिंग मोर देन आवर इनर मोस्ट एसेंस। ये हमारा इनर मोस्ट एसेंस है, उससे कुछ ज्यादा नहीं है। दिस फैक्ट बिकम्स एक्सेप्शनली क्लियर इन द रीडिंग ऑफ द क्रिश्चियन मिस्टिक्स। अगर आप बहुत ध्यान से किसी किताब को पढ़ें, पहली बार में तो समझ में नहीं आएगी, पहली बार में तो उसकी भाषा, उसके शब्द आपके ब्रेन में जाकर के कुछ इमेजेस बनाएंगे। मैं उपनिषद मंगाया, मैंने गीता भी मैंने बहुत टाइम पहले मंगाई थी। तो जब शुरू में पढ़े थे तो खाली सुनने में अच्छा लगता था कि बड़ी बड़ी बातें होती थी कि आत्मा कभी मरती वरती नहीं है, आत्मा को आप, लेकिन वो सब मैं बताऊं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उससे टेंशन भी वैसी बनी रही, फ्रस्ट्रेशन भी वैसी, लाइफ वैसी चलती रही। लेकिन हाँ, जब 15-20 साल पहले, 30 साल पहले उस किताब को पहली बार पढ़ा था तो एक लेवल पे एक फाउंडेशन बनी थी। इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि, इसे वो कहते, तालिब कहते थे कि अच्छी किताब वो होती है जिसको आप 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ें, पढ़ने का मन करे। एक ही बार में आपको उसका कुछ समझ में आया और बहुत कुछ आप कंफ्यूज रहे। एक पॉजिटिव कंफ्यूजन मतलब जैसे पॉजिटिव कंफ्यूजन मतलब जैसे आप गेम खेल रहे हैं, पहली बार आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आप अच्छे बॉलर हैं, थोड़े बहुत अच्छे बॉलर हैं, या तो अच्छे बैट्समैन, और आपका एक शॉट सही नहीं हो रहा है तो आप बोलते नहीं, चाहे 100 बार लगे, 100 बार मैं शॉट को ठीक करूंगा। या जैसे आप आजकल के बच्चे होते हैं, बोलते हैं ये फिल्म अच्छी नहीं बनी सर, अच्छी फिल्म मैं जानता हूं कैसी होती है, उस फिल्म की तरह कैसे मालूम आपको अच्छी फिल्म? आपने हजारों खराब फिल्में देखी हैं। या एक खूबसूरत इंसान या आदमी या औरत आप कैसे पहचान पाते हैं? आपने ढेर सारे लोगों को बदसूरत बोला है, जाना है, तो बहुत बार ट्राई किया है आपने। तो ये जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, आज मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं फिर से उपनिषद पढ़ना चाहता हूं। अब मैं वापस आया हूं, अब मुझे पता है कि इसमें से मैं वो सब चीजें पढ़ूंगा जो मैं मिस कर गया था पहले कुछ समझा हूं मैं। तो मैं कह रहा हूं कि डरिए मत, स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना, कोई भी इसमें कोई घाटा है ही नहीं, एक भी घाटा नहीं है। बिजनेसेस होते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, फेल हो गया, पैसे से डूब जाते हैं, इसमें एक भी रुपए का डूबना नहीं। आपने एक पेज पढ़ा, एक सेंटेंस पढ़ा, उसका वर्ड का मीनिंग लिख दिया, इकट्ठा हो गया आपका, कभी वेस्ट नहीं जाता। 20 साल पहले मैंने राधा कृष्णन की किताब पढ़ी थी और वो थोड़ी बहुत समझ में आई थी, गीता। आज मैं फिर से पढ़ रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ा था वो मेरा सेविंग्स बैंक में अकाउंट में इकट्ठा है। हाँ, पूरी तरह से नहीं है बट इकट्ठा है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, ये किसी किताब से लिखा गया है। कह रहे हैं कि हमारा सेल्फ क्या है, इस किताब में लिखा गया है। इज क्लियर इन द रीडिंग ऑफ क्रिश्चियन मिस्टिक्स। क्रिश्चियंस में मिस्टिक्स होते थे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे
हम जिनको पंडित कहते हैं या फादर लोग कहते हैं, वो लोग ढोंगी हैं। मिस्टिक समझते हैं ना, योगी बेसिकली, जो मिस्टिकल चीजों में अपने आप को खोज रहे हैं, मिस्टिकल दुनिया में अपने सवालों का जवाब खोज रहे हैं, जो सचमुच में ईश्वर को खोज रहा है। मिस्टिकल दुनिया मतलब जिसको आप समझ नहीं सकते, बहुत मुश्किल है समझना। मिस्टिकल जिसको आप, जो साइंस के परे है, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, कोई चमत्कार हो जाता है तो। इट इज द फैक्ट विच गिव्स कॉन्सोनेंस टू द वर्ड ऑफ शोपेनहावर व्हेन ही सेड, ये एक सच्चाई है, ये आपके सहर जी ने एक्सपीरियंस किया इसलिए बोल रहे हैं कि एक सच्चाई है जो कि शोपेनहावर के वर्ड से और पक्की हो जाती है। उन्होंने क्या कहा था शोपेनहावर ने? ऑफ सच अ गॉड वी कैन हैव नो अदर थियोलॉजी दैन दैट विच डायोनीसियस एरियोपैगिटा गिव्स इन हिज थियोलॉजिया मिस्टिका। शोपेनहावर ने एक किताब पढ़ी, उस किताब का नाम था थियोलॉजिया मिस्टिका। ये बड़ी पुरानी किताब है, आज से 200-400 साल पुरानी किताब है। और उस किताब में क्या लिखा है? विच कंसिस्ट्स मेयरली इन द एक्सप्लेनेशन दैट गॉड, अबाउट गॉड। उसमें लिखा क्या है? उसमें लिखा है कि भगवान के बारे में ऑल प्रेडिकेट्स मे बी डिनाइड, कि जितने भी प्रेडिकेट्स हैं उसको तो हम मना कर सकते हैं। प्रेडिकेट्स मतलब कुछ खास क्वालिटीज। अगर भगवान को आपको बताना है किसी को कि भगवान कैसा होता है, आप अपने बच्चे को बताना चाहते हैं, फाउंडेशन में बड़ी खास चीज है, फाउंडेशन में चाहते हैं कि आप बच्चों को गॉड वर्ड के बारे में कुछ पॉजिटिव न बताएं। आप ये मत बताएं कि गॉड बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यार करता है, बहुत दयालु होता है। कोई दयालु फॉलो नहीं होता गॉड वर्ड। देखा कैसे चेन्नई में क्या कर रहा है गॉड? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और लखीमपुर की तो चिंता ही नहीं है उसको। आए दिन, आज सुबह गॉड ने लाइट ही कट कर दी हमारे यहाँ। सुबह 7 से लेकर दोपहर को 1 बजे तक लाइट नहीं आई। गॉड को कोई चिंता थी इसकी? उन मरीजों की चिंता है जो मेरे हॉस्पिटल में आते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, वो कैंसर मरीजों को। अभी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। गॉड को दयालु मत बोलिए आप, गॉड को सुंदर मत बोलिए। सारे प्रेडिकेट्स को डिनाई कर सकते हैं आप। प्रेडिकेट्स मतलब क्वालिटीज, बट नॉट अ सिंगल वन मे बी अफर्म्ड। लेकिन कोई भी एक भी क्वालिटी को आप अफर्म मत करिए। आप ये कह सकते हैं वो बड़े से भी पार है, छोटे से भी छोटा है, बड़े से भी बड़ा है। ये डिनाई कर दिया आपने। आपने कहा छोटा भी नहीं है, वो बड़ा भी नहीं है, वो अमीर भी नहीं है, वो गरीब भी नहीं है। एफर मतलब पॉजिटिव। ये मत बोलिए कि बहुत सुंदर है। एफर मतलब हाँ बोलना। कोई भी क्वालिटी का आप एफर्मेशन नहीं कर सकते गॉड के लिए, क्योंकि गॉड जो है वो हमारा एसेंस है, ना कि कोई आदमी। आप कभी भी गॉड को किसी और के अंदर मत खोजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप आएंगे डॉक्टर आशीष शुक्ला के पास या कृष्णमूर्ति के पास, बोलेंगे ठीक है मैं आपके यहां पूरी तरह से सरेंडर कर रहा हूं, अब आप मुझे अपने अंदर से गॉड दिखाइए। फिल्मों में दिखाते हैं बहुत बार कि आदमी जाते हैं और साईं बाबा के अंदर से शंकर जी दिखाई दे जाते हैं या कृष्ण दिखाई दे जाते हैं सामने वाले को। ऐसे गलत चीज मत खोजिएगा। किसी और के अंदर गॉड को खोजेंगे तो फंस जाएंगे। गॉड के अंदर में कोई भी पॉजिटिव क्वालिटी नहीं होती। कैसे मालूम पड़ेगा आपको पॉजिटिव क्वालिटी क्या है? इसी आंखों से देखेंगे ना, वो तो देख ही नहीं सकते। देखिए, आप जो चीज खोजते हैं आप वही चीज आपको मिलती है। आप बोलेंगे मुझे अमीर गॉड चाहिए, तो एक अमीर आदमी आपको मिल जाएगा, आपको लगेगा गॉड है वो, फिर वो धोखा दे जाएगा आपको। आप तो सच जानना चाहते हैं ना, अपना आइडियाज तो नहीं खोजना चाहते हम। तो वही कह रहा है कि गॉड के बारे में सारे प्रेडिकेट, सारी क्वालिटीज को आप डिनाई तो कर सकते हैं, एफर्म नहीं कर सकते। ये मैथमेटिकल फाइंडिंग है, बहुत खास फाइंडिंग है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये चीजें डालेंगे तो ये चीज होगा। गॉड के बारे में आप अगर कोई आइडिया रखना चाहते हो, ये रखिए कि ठीक है उसमें कोई भी चीज, हर चीज को डिनाई कर सकते हैं हम, हर क्वालिटी को डिनाई कर सकते हैं। अभी और समझ में आएगा। जिसको डायोनियस कहते हैं, द बियॉन्ड उसका नाम रखा है गॉड का। द बुद्धा स्पीकिंग ऑफ द अदर शोर, जो बुद्धा बोलते थे वो अदर शोर का नाम देते थे गॉड को या सेल्फ को। एंड डिस्क्राइब्स इट, बताते कैसे, समथिंग एंटायरली इनएक्सेसिबल टू आवर नॉलेज। इसलिए जब मैं बैठा हूं यहां पे और मैं गॉड को जानना चाहता हूं, और जब ये क्लियर हो जाता है कि मेरे नॉलेज के परे है गॉड, तो मेरा थॉट शांत हो जाता है। अभी क्लियर नहीं है, अभी भी हमारे अंदर में ना कहीं
ऊपर तो पता चल गया है, आवाज में सुन लिया है हमने, लेकिन अंदर अंदर में पूरी बॉडी हमारी सोच रही है, थॉट्स पैदा कर रही है कि अच्छा ठीक है, ये थॉट में नहीं होता तो किसी और थॉट में होगा, शायद पीजे शहर वाले थॉट में हो, कृष्णमूर्ति वाले थॉट में हो, अलग अलग थॉट्स आते हैं। लेकिन जब पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि किसी भी थॉट से गॉड को नहीं जान सकते, तो हमारे थॉट शांत हो जाते हैं। जैसे एक आदमी था, वो हमारे जान पहचान के थे, वो एक लड़की से शादी करना चाहते थे बेचारे, वो बहुत पीछे पड़े थे बोलते हैं शाम दाम दंड भेद हर तरीके से उसके पीछे पड़े थे, और उनके पिताजी समझाते रहे शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर अल्टीमेटली उस लड़की की शादी हो गई किसी और से, फिर वो शांत हो गए। जब उनको पक्का हो गया कि इससे मेरी शादी नहीं हो सकती, तो वो शांत हो गए। ऐसे जब आपको क्लियर हो जाता है थॉट्स के बियॉन्ड है गॉड, तब मैं थॉट को क्यों यूज कर रहा हूं उसको समझने के लिए? तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? नहीं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, मैं अपने लिए बताता हूं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं रोज रोज मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ती जा रही है सच को जानने के लिए। अदरवाइज क्या था, पहले क्या था कि दिन में नहीं, हफ्ते 10 दिन में, महीने भर में एक आध बार मन करता था कोई किताब पढ़ लूं। अब किताब में भी मल्टीपल बुक्स हैं, पॉलिटिक्स की है, पावर की है, पैसे की है, और स्पिरिचुअलिज्म की भी है। अब ज्यादातर अब महीने के बजाय मुझे हफ्ते में 2 बार पढ़ने का मन कर रहा है, या रोज पढ़ने का मन कर रहा है। तो लाइकिंग बढ़ती जा रही है, हमको वही चीज मिलती है जो चीज हम चाहते हैं। अगर हम गॉड को जानना चाहते हैं तो गॉड को मिलने से पहले, या सेल्फ को जानना चाहते हैं तो सेल्फ को पाने से पहले मेरे पास सेल्फ के लिए ढेर सारा लाइकिंग होना चाहिए। नहीं तो फिर इंटरेस्ट, किताब नहीं उठाने का मन करेगा, बैठने का मन नहीं करेगा, हम क्या करने का मन करेगा जिस चीज के लिए लाइकिंग है, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। थियोलॉजी जानते हैं क्या होती है? थियोलॉजी मतलब ब्रह्म का ज्ञान, गॉड का ज्ञान। द थियोलॉजी इज द ओनली ट्रू वन, ओनली इट कैन कंटेन नथिंग एट ऑल। खाली यही सच्ची भगवान के बारे में जानकारी है कि उसमें कोई भी जानकारी नहीं होती, कोई थॉट नहीं होता। इट एक्सप्रेसली टेल्स एंड टीचेस नथिंग एंड कंसिस्ट्स ओनली in the declaration that it knows this very well and that it cannot be otherwise। ये बड़ी खास चीज है कि एक ही चीज, अगर आप के पास टाइम नहीं है कोई और बुक पढ़ने का, खैर वैसे टाइम तो होता है हम सबके पास, मन नहीं होता, इच्छाएं नहीं होती, तो अपने पास किताब लेके रखिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक ही चीज जान लीजिए कि इट कंटेन्स नथिंग एट ऑल, उसमें कोई चीज नहीं होता। और ये बात हमेशा हमेशा के लिए सच होती है। एंजेलस सेलेसियस कोई था, वो भी कोई साधु वधु था, कोई सेंट था। वो कहता है आई एम ब्लिसफुल थिंग, मैं अपने अंदर वो जान गया था गॉड को, तो बोलते हैं मैं ब्लिसफुल थिंग हूं, मैं बहुत आनंद में हूं। अ नॉन थिंग टू, और मैं ऐसी कोई चीज नहीं हूं, मैं एक नॉन थिंग हूं। आई बी टू एवरीथिंग दैट इज, और जो भी चीज है मेरे आसपास उसके लिए मैं कोई चीज नहीं हूं। दिस इज अननोन मिस्ट्री, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको कोई जान नहीं सकता। कृष्णमूर्ति ने उस दिन कह रहे थे, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं कि हैप्पी इज द मैन हु इज नथिंग। वो आदमी खुश है जो क्या है, नथिंग है। अब जैसे ही नथिंग सुनते हैं हम तो डर जाते हैं भैया। नथिंग मतलब जिसका कोई शख्सियत नहीं है, जो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, आप ईमानदारी से नथिंग को समझना चाहते हैं ना, अब एकदम ध्यान से इस चीज को सुनने की कोशिश करिए कि जिस बंदे की कोई शख्सियत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, अपने आप को किसी से भी आगे नहीं महसूस करता, लाइन में हमेशा पीछे खड़ा होना चाहता है, जो कुछ भी उसके पास है अगर कोई और चाहता है तो उसको देने का मन करता है, वो किसी से छीनना नहीं चाहता, वो जो भी चीज उसको मिलता है वो केवल ये मानता है कि मैं इसको डिजर्व नहीं करता था, ये मेरे लिए प्रसाद है। नथिंग मतलब आपको दिखता नहीं, भीड़, और जब भीड़ में आप खड़ा होता है कोई आदमी तो उसको लगता है कि यार मैं कुछ तो हूं, कम से कम मेरी बीवी मेरा बच्चा तो मुझे रिस्पेक्ट करे। लेकिन जो नथिंग हो जाता है
उसको लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कोई मुझे रिस्पेक्ट क्यों करे। और फिर जब आपको यह एहसास होता है कोई मुझे रिस्पेक्ट क्यों करे, मैं तो कुछ नहीं हूं, अचानक से कोई रिस्पेक्ट कर देता है तो आपको स्माइल आती है चेहरे पे। उसके मन में एक क्लीन स्लेट की तरह होती है जिसमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, अपना कोई इमेज नहीं होता कि मैं ये चीज हूं। वो अपने आप को जब शीशे में देखता है तो उसकी बॉडी भी किसी और की तरह दिखती है। हाय राम, इतनी ऐसी बॉडी पाने के लिए, ऐसा जन्म पाने के लिए मैंने क्या किया था। उसके लिए एवरीथिंग इज प्रसाद, एवरीथिंग इज प्रसाद। प्रसाद समझते हैं ना, एक गिफ्ट टाइप का, जिसका सेल्फ होता ही नहीं, सेल्फ होता ही नहीं, एक छोटे बच्चे की तरह हो जाता है, एकदम छोटे बच्चे की तरह। आप छोटे बच्चे को काम बोलिए, बहुत छोटे बच्चे को करता ही करता है बेचारा, नहीं करेगा तो आप डांटेंगे उसको डांट खाता है, फिर भी उसका सेल्फ जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट नथिंग, ये एक बहुत समझदार आदमी की बहुत सालों की समझ के बाद आता है। एक और बुक थी, मेर्सविन की बुक थी, उसका नाम था बुक ऑफ 9 रॉक्स, 9 पत्थरों का की किताब। उसमें लिखते हैं, टेल मी हाउ आर दीज मेन कॉल्ड हु हैव सीन इनटू देयर ओरिजिन्स। वो कैसे, वो कौन से आदमी होते हैं, कैसे इस आदमी को पुकारा जाए, कैसे क्या नाम दिया जाए, जिन्होंने हर चीज की ओरिजिन देखी है। मतलब बहुत साल, करोड़ों साल, अरबों साल पहले ईश्वर के बारे में पूछ रहे हैं। ओरिजिन तो किसी चीज का हम लोग बता ही नहीं सकते। ओरिजिन, धरती कब चालू हुई, कहते हैं 14 बिलियन ईयर्स पहले धरती बनी, बिग बैंग, धरती नहीं पूरी दुनिया बनी, बिग बैंग आया। वो किसने देखा है, वो इंसान कौन थे, तो इम्पॉसिबल है यार। जब बिग बैंग आया तो धरती तो थी नहीं, तो आदमी कहां था। तो बोलते मैं बता सकता हूं तुम्हें। हाउ आर दीज मैन कॉल्ड हु हैव सीन इनटू देयर ओरिजिन्स, आई विल टेल यू, यू मस्ट नो दैट दीज मैन हैव लॉस्ट देयर नेम्स। उन्होंने अपने नाम खो दिए हैं, एंड हैव बिकम नेमलेस, उनका अब नाम नहीं है कोई। फॉर एवर रिमूव्ड फ्रॉम द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का जो समंदर है इसमें से वो हमेशा हमेशा के लिए निकल चुके हैं। एक पैराग्राफ और करते हैं, ठीक है, छोटा सा है। एज फार एज द 6 realms ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सटेंड्स, जो आपके आंख नाक कान, ये 6 आपके दुनिया जिसकी दूरबीन है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, जस्ट एज फार एज एक्सटेंड्स द एक्सपेंस ऑफ द वर्ल्ड, उतनी ही दूर तो आपकी दुनिया जाती है। ये दुनिया, आपने कभी देखा है इस दुनिया के पार जाने के लिए, एक तो ये है कि आप स्पेसशिप लें, एक और तरीका है, मैं आजकल रोज उसको यूज करता हूं। यू कैन गो देयर विदाउट दीज 6 ऑर्गन्स डेली नाइट। जब मैं सोता हूं तो मैं कॉन्शियसली आजकल सोचने की कोशिश करता हूं कि अच्छा ठीक है, आज जब मैं जाऊंगा उस ड्रीम वर्ल्ड में, क्योंकि वो एक्चुअली एक वर्ल्ड होती है, वो ऐसे झूठ नहीं होता, वो कुछ होता है, उसमें मैं जाऊंगा तो क्या होगा। आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट इट एंड आई गो देयर एंड समथिंग मिस्टिकल हैपेंस। ऐसी आप कितनी बार सोते हैं यार एक लाइफ में, कम से कम अब जब से हम लोग बड़े हो चुके हैं, 18, 19, 20 साल के हो गए, अब तो हमारे पास रोज रात का ऑटोमेटिक मेडिटेशन है। खाना पीना खा के लेट जाते हैं, तो लेटने से पहले, सोने जब नींद आती है उससे पहले अपने आप को ऐसे ही देखिए कि अच्छा ठीक है मैं जाता हूं देखूं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सडनली दिस शिफ्ट विल हैपन एंड यू विल गो इनटू द सो कॉल्ड नॉन सेल्फ। नॉन सेल्फ पता है क्या होता है? ऐसा सपना जिसमें आपकी ड्रीम नहीं होती। आप थे 4 घंटे के लिए, आप थे ही नहीं, थे लेकिन कहां थे, गायब थे, कुछ नहीं थे आप। तो आपकी दुनिया तो उतनी दूर है ना जितना तक आपकी आंखें चल सकती हैं। एंड एज फार एज द एक्सपेंस ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंड्स, जस्ट एज फार डू द 6 realm ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सटेंड्स। जहां तक ये वर्ल्ड उतना ही दूर है जितना दूर तक आपकी आंखें हैं, और आपकी आंखें उतना दूर देख सकती हैं जितना दूर ये दुनिया है। विथ द एनिलेशन ऑफ 6 realm ऑफ कॉन्टैक्ट विदाउट रिमाइंडर and without leaving a trace behind, the expanse of the world is extinguished, the expanse of the world comes to the rest. और जैसे ही आपके ये आंख नाक कान के साथ आपने अपना बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता तोड़ दिया, ऐसी तभी आपके लिए दुनिया खत्म हो गई। ये पहली बार मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा था उसमें योग वशिष्ठ में। कहते जब डेथ होती है तो असल में इंसान नहीं मरता, ये दुनिया उस इंसान के लिए मर जाती है। वो तो रहता है
लेकिन ये दुनिया उस इंसान के लिए मर जाती है। हमारे लिए भी भाई शाम रात के 4 घंटे 6 घंटे के लिए तो ये दुनिया मर जाती है ना। तो लेकिन जो फाइनली जो डेथ जिसकी जो एनलाइटन होता है वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए वो ये दुनिया उसके लिए एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है, जैसे कोई सपना बुझ जाता है हमारे लिए। वेयर नथिंग एट ऑल इज सेंस्ड, और उस दुनिया में कुछ भी सेंस नहीं होता, महसूस नहीं होता। नथिंग इज परसीव्ड, कुछ ना आवाज कहीं आती है ना कुछ कान में पड़ता है। एंड वेयर नथिंग इज परसीव्ड, और जहां पर कोई चीज परसीव नहीं होती, नथिंग इज थॉट, वहां विचार कहां आएंगे, कुछ विचार भी नहीं आता। फॉर वॉन्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अपॉन विच थॉट माइट एक्ट, क्योंकि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिस पर थॉट काम करेगा। वॉट वन सेंसेस वन परसीव्स, आप वही तो परसीव करते हैं जो आप सेंस करते हैं। मतलब आपने कहीं किसी जानवर की आवाज सुनी, तभी तो आपने उसको परसीव किया, आपके कान पे पड़ा। व्हाट वन परसीव्स दैट वन थिंक्स, जो आदमी परसीव करता है वही तो सोचता है। अकॉर्डिंग टू दिस अपॉन स्टिल क्लोजर स्क्रूटनी, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कॉग्नाइजिंग डिसॉल्व्स इनटू काउंटलेस सेंसेशंस, परसेप्शंस एंड थॉट्स। ये हम बहुत, आपको अगर जाना है उस पार, गॉड को जानना है, तो अपने सारे नहीं तो कम से कम जितने हो सके, नहीं तो उससे भी कम से कम दिन में 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार अपने सेंसेशंस को, अपने थॉट्स को सुनने की कोशिश करिए ध्यान से, ये क्या है और वो मुझे कौन सा थॉट प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे ही किसी कहीं कुछ हासिल करने के लिए नहीं। एक मैंने फोन देखा, नया फोन, और उस फोन से मेरे मन में कौन सा थॉट आया। मैंने एक लड़के को देखा, एक लड़की को देखा, उससे मेरे मन में क्या वही थॉट आएगा हमेशा हर बार? अगर आप अपने सेंसेशंस को, अपने परसेप्शंस को और अपने थॉट्स को होते हुए देख लें, अभी तो बहुत स्पीड में होता है। हम मैं जब अल्ट्रासाउंड कर रहा होता हूं, पेशेंट आ जाता है तो मैं कुछ देखता ही नहीं हूं, फटाफट कर रहा हूं, इधर में कभी कभी फोन खुल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, सब चीजें बहुत फास्ट होती हैं। लेकिन इत्मीनान से बैठ जाइए। मैं करता हूं कभी कभी, आसपास चीजों को सुनता रहता हूं, वो मेरी सेंसेशंस हैं, फिर वो मेरे कान तक पहुंचते हैं। बहुत सी चीजें तो हम लोग देख भी नहीं पाते, सारे सेंसेशंस हम रिसीव भी कहां कर पाते हैं। हम जिस तरफ देख रहे हैं वहीं तो दिख रही है, पीछे वाली चीज कहां दिख रही है। या जब हमारे कान भी चलते हैं, कान सुनते हैं, तो किसी खास चीज को ही तो सुनते हैं, बाकी आवाज तो पीछे पीछे चली जाती है। तो किसी खास चीज को सुनिए, चिड़िया की आवाज सुनिए, या इवन रोड साइड की आवाज सुनिए, या जब आपके रिलेशनशिप, आपके भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड सब कुछ बोल रहे हैं आपसे, तो उनकी आवाज को सुनिए बजाय उनके सेंटेंसेस को। किसी ने कहा आपसे, तुम हमेशा गलतियां करते रहते हो, तो तुरंत आपको गुस्सा आ जाएगा। तो आपने तुरंत सेंसेशन, परसेप्शन और थॉट बन गया। आप उसको देखिए, तुम तुरंत अच्छा बाद में चले जाइए, कुछ देर बाद उसी सेंटेंस को, उसी आवाज को फिर से स्टडी करिए। क्या ये सेंटेंस मेरे कान में ये थॉट प्रोड्यूस करना चाहिए था? क्या मैं चाहता था कि ये थॉट प्रोड्यूस हो? क्योंकि अगर मेरे आसपास के सेंटेंस, आसपास के जो सेंसेशंस हैं, वो वही चीज प्रोड्यूस करेंगे जो प्रेडिक्टेबल है, तब तो मैं गुलाम हो गया उनका। तब तो कोई भी आदमी मुझसे कुछ भी करा सकता है, बस वो सेंटेंस बोल दे। कोई भी आदमी तारीफ कर दे तो आप उसको अपना दोस्त मानेंगे। कोई आपको घूस देगा तो आप उसको, घूस एक तरह का सेंसेशन ही तो है। 1000 का नोट, 500 का नोट दे दिया किसी को, वो कान में गया, उसको लगता है कि मेरा फायदा हो रहा है, जबकि लॉन्ग टर्म में पता ही नहीं चलता फायदा है कि नुकसान। तो बुद्ध ने यही किया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बुद्ध ने क्या किया, उनको मालूम था कि अपने आप को, गॉड को जानना इम्पॉसिबल है अपनी आंख नाक कान से। तो मुझे कम से कम जितनी दूर तक मेरी आंख नाक कान जा सकती है, देख सकती है, उसको ध्यान से तो देख लूं। अब उसके पीछे जो है वो मुझे अपने आप मालूम पड़ जाएगा, बिकॉज वही मैं हूं। अभी क्या होता है पता है, मेरी आंख नाक कान की लिमिट्स तक, हमारी जो परसेप्शन की या थॉट्स की लिमिट है, वहां तक हम सोच भी नहीं पाते। हम एक थॉट को थोड़ी देर सोचते हैं, फिर कोई और थॉट ले आते हैं।
हम एक आवाज को सुनते हैं, तब तक कोई डिजायर या कोई थॉट आकर के उस आवाज को दबाकर कोई और आवाज, कोई और डिजायर, कोई और चीज आ जाती है। इतनी स्पीड में होती है हमारे साथ 24 घंटे चीजें कि हम अपने आंख नाक कान की लिमिट्स को पूरा दूर तक पहुंचा भी नहीं पाते। अगर इसको उम्मीद मत करिएगा कि अपने आप हो जाए। अपने आप एनलाइटनमेंट नहीं होता। अपने आप क्या होता है? फिजिकल बॉडी की एक्टिविटीज। आवाज अपने आप आएगी, कान में पहुंचेगी, और कान में पहुंच के थॉट अपने आप प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद आपसे एक एक्शन कराएगा। और ये होते ऐसे बनते हैं क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स कौन होते हैं? जो आदमी रेप करता है, जो मर्डर करता है, वो क्या है? उसने कभी भी अपने एक्शंस को रोक करके इवैल्यूएट नहीं किया कि क्या ये होना चाहिए। वो एनिमल हो जाता है पूरी तरह से। आज मैंने ऐसे उपनिषद का एक पेज टर्न किया, तो उसमें लिखा है, श्वेत केतु नाम का कोई साधु है, तो वो कह रहा है किसी से, खाली एक आध सेंटेंस पढ़ा, प्लीज डोंट टेल मी अबाउट दीज थिंग्स, मुझे बताओ मत इन आवाजों के बारे में, बिकॉज माई गॉड लाइज इन दीज साउंड, उनकी आवाज में। तो ही सेलिंग कोई भी साउंड को थॉट बना दिया। जैसे थॉट बनाया, आपकी आंख बंद, कान बंद, क्योंकि अब तो उस थॉट को आप सुन रहे हैं, जो कि असल में उसमें कोई आवाज नहीं होती। थॉट में कोई आवाज नहीं होती, थॉट तो कान में बजता है। जो रियल है, जो है आपके आसपास की आवाजें, वो कान सुनता ही नहीं। बुद्ध ने यह किया कि ठीक है, मेरे आसपास जितनी आवाजें हैं मैं इनको सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं, देखूं 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 देखूं। तो जब ये रुक जाती है, उसके पीछे कुछ होता है, वो इमीडिएट फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस होता है। गॉड को कभी आप किसी को बता नहीं सकते, लेकिन वो आपका इमीडिएट फैक्ट हो जाता है जब आपकी कॉग्निशन की हद पार हो जाती है। कॉग्निशन की हद कब पार होती है? जब आप इत्मीनान से बैठ करके कॉग्निशन करते हैं, हड़बड़ी में नहीं। दौड़ेंगे, भागेंगे तो आपके आंख नाक कान पूरी तरह से काम नहीं कर पाते, आधा अधूरा काम कर पाते हैं। कल पढ़ते हैं।